सो मेरे पास जो ऑडिशन आया था वो एक दूसरे कैरेक्टर के लिए था इसी फिल्म का। तो हमको एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए आपको कंसिडर करना है, पर बस ये है कि आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, चलेगा? हमने देखा आजू बाजू के बिल्डिंग वाले ना खिड़की खोल के ऐसे बाहर देख रहे कि कौन चिल्ला रहा है इतने जोर जोर से, कब से। ये आया कैसे यार आप तक स्त्री 2 आया कैसे आपके? कोविड के बाद सारे ऑडिशंस यूजुअली अभी व्हाट्सएप पे ही स्क्रिप्ट आती है और आप ऑडिशन बना के भेज देते हो, फिर उससे ही आगे होता है। मेरे पास जो ऑडिशन आया था वो एक दूसरे कैरेक्टर के लिए था इसी फिल्म का, और वो मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में बना के भेज दिया था 23 में। उसके बाद 1 महीने तक कास्टिंग वाले का कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा नहीं हुआ होगा। फिर 1 महीने बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि हमें ऑडिशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमको एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए आपको कंसिडर करना है, पर बस ये है कि आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, चलेगा? और मुझे पता नहीं है किस तरीके की बात हो रही है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि शक्ल नहीं दिखे मतलब? तो बोले कि घोस्ट का रोल है, पर आप ऐसा सोचो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके बिना फिल्म बन नहीं सकती है। मैंने बोला अच्छा, तो अब क्या करना है आगे? तो बोले आपके थोड़े से गुस्से वाले, इमोशनल वाले, एंग्री, ऐसे सब मुझे ऑडिशंस भेजो ना। तो मैंने भेजा। फिर उसका 3 दिन बाद कॉल आता है कि द अमर कौशिक सर जो है आपसे मिलना चाहते हैं, जो डायरेक्ट करने वाले हैं। फिर वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा ये शायद प्रैंक होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि अगर ऐसा कोई फिल्म है जिसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है पर इतना इम्पोर्टेंट रोल है, फिर डायरेक्टर क्यों मिलेंगे मुझसे जब शक्ल ही नहीं दिखने वाली? फिर तो फिर बोले नहीं, मैं अहमदाबाद में थी वो टाइम पे, बोले आप मुंबई आइए, आपसे मिलना है। तो बोला ठीक है। फिर मैं आई मुंबई और ऐसे सुबह में खड़ी हूँ मैडा प्रोडक्शंस के सामने। बोला अब मैं अंदर जाऊँगी, ये सिक्योरिटी वाला ना धक्के मार के मुझे निकालने वाला है। तो पर नहीं, उन्होंने बोला हाँ आप जाइए। फिर मैं गई ऊपर, अमर सर मिले, तब उन्होंने मुझे बोला कि मैं स्त्री 2 बना रहा हूँ और अपनी स्त्री ढूंढ रहा हूँ और आपको उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया है हमने। और मैं ऐसा ब्लैंक, मतलब वो सिंक ही नहीं हो रहा। बोला हाँ टाइटल रोल, ऐसा इतना इजी क्यों? फिर उन्होंने बोला अच्छा आपको ना पूरे फिल्म में सिर्फ चिल्लाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो मैं शूट करता हूँ और आप जितना दम लगा कि चिल्ला सको उतना ज़ोर से आप चिल्लाओ। बोला हाँ सही में सर? बोले हाँ आप चिल्लाओ। तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और फिर बोले हाँ बस डन, परफेक्ट। जब आप मेडॉक पहुंची तो मेडॉक में रिएक्शन कैसा था आपका सारा ऑडिशन देखने के बाद, चिल्लाने के बाद लोगों का? सो द फनीएस्ट थिंग वाज, क्योंकि तब ना एडीज को ऐसा बोला सर ने कि आप खिड़कियाँ खोल दो ताकि आवाज़ रिवर्बरेट नहीं हो पूरे बिल्डिंग में। और मैंने ऐसे चिल्लाना, वो ऐसा ख़त्म हुआ पर ऑडिशन हमने देखा आजू बाजू के बिल्डिंग वाले ना खिड़की खोल के ऐसे बाहर देख रहे कि कौन चिल्ला रहा है इतने ज़ोर ज़ोर से, कब से। सो दैट वाज सो फनी। पर जब आपको ये रोल मिल गया, कभी एक बार फर्स्ट थॉट ये नहीं आया कि यार मेरे को इसमें दिखेंगी ही नहीं, मैं दिखूंगी ही नहीं, क्या फ़ायदा जब लोग मुझे देखेंगे ही नहीं? मुझे तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी ये थॉट नहीं आया था, क्योंकि मेरा सबसे मुझे मतलब जब मैंने घर पे भी बताया तो उन लोग को ऐसा था कि अगर तेरी शक्ल नहीं दिखेगी तो फिर तेरे को पहचानेगा कौन, किसको पता चलेगा कि ये तू है? मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी हाँ बोलने के लिए वो ये थी कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन इतना अद्भुत है, इतने टैलेंटेड लोगों, अमर सर के साथ, नीरज सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो मुझे राजकुमार सर के साथ, पंकज सर के साथ, इतने टैलेंटेड लोग, अभिषेक सर, अपार शक्ति सर, श्रद्धा, जो सेट पे मुझे सीखने मिलेगा वो शायद मुझे कोई फिल्म स्कूल कभी नहीं सिखा पाएगी, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज। सो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी हाँ बोलने के लिए।